नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। सारे किसानों के साथ केंद्र सरकार की बड़ी बैठक। किसान संगठनों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने की चर्चा। 3 दिसंबर को होगी अगले दौर की बातचीत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए 48% से अधिक मतदान। पंचायत उपचुनाव के दूसरे चरण के लिए भी मतदान संपन्न। 43 जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के लिए डाले गए वोट। महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद की 6 और उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के लिए डाले गए वोट। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सभी 150 वार्डों पर मतदान संपन्न। 4 दिसंबर को होगी मतगणना। भारत में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की तादाद। रिकवरी दर पहुंची 94% के करीब। देश में कोविड परीक्षण की संख्या 14 करोड़ के पार। और आन बान और शान के साथ मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने दी बधाई। दिल्ली में आयोजित समारोह में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ली परेड की सलामी। कृषि सुधार कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगले दौर की वार्ता 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज किसान संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और चौथे दौर की वार्ता अब गुरुवार को होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी के साथ बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में हुई इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री के अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। वहीं किसान संगठनों के 30 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की। किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही है कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री और अन्य कई नेताओं की टिप्पणी को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि ये एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है, इसलिए भारत के किसानों के संबंध में कनाडा के नेताओं की टिप्पणियां उचित नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कनाडा की टिप्पणी में जानकारी का अभाव है और ऐसे बयान पूरी तरह से गैर जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनयिक वार्ताओं को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान का काम पूरा हो गया। दूसरे दौर में 43 क्षेत्रों में मतदान हुआ। इसमें 48% से अधिक वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव और पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई।
इनमें से 25 क्षेत्र कश्मीर घाटी और 18 जम्मू के हैं। इस चरण में 2000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इस दौर में 321 उम्मीदवार मैदान में थे। सरपंच पद के 83 और पंच के 331 रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। हम चाहते एक गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, जो लोगों के बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होने चाहिए। लोगों से मेरा मोतबाना अपील रहेगी कि वो इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये वोट जो इस वक्त देना है ये उनके हलके के डेवलपमेंट के लिए है। 8 चरणों में होने वाले जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण के लिए 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी और करीब 52% मतदान हुआ था। प्रशासन और राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम किया है। मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। पहली बार मतदान में हिस्सा ले रहे वोटर भी काफी जोश में दिखाई दिए। Voting percentage for Jammu and Kashmir division for phase 2 polls for district development council elections is 48.62%. For Jammu division 48.62, 48.62 ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज फेज 2 का। इसमें जम्मू डिवीजन का है 65.54, 65.54। कश्मीर डिवीजन का वोटिंग परसेंटेज है 33.34। वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 और महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए आज मतदान का काम पूरा हो गया। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 स्नातक और शिक्षक सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया। इन सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। साथ ही मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। जिन 11 सीटों के लिए आज वोट डाले गए उनमें से 5 खंड स्नातक और 6 सीटें खंड शिक्षक क्षेत्र की हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ। ये मतदान पुणे, नागपुर और औरंगाबाद डिवीजन के स्नातक क्षेत्रों के साथ पुणे और अमरावती डिवीजन के अंतर्गत आने वाले शिक्षक क्षेत्रों के लिए हुआ। चुनाव में पंजीकृत स्नातक मतदाता स्नातक सीट के लिए और पंजीकृत अध्यापक मतदाता खंड शिक्षक क्षेत्र की सीट के लिए वोट डालते हैं। तेलंगाना में आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 150 पार्षदों के चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। इसके साथ ही 1122 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट में बंद हो गई। यहां हैदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी जिलों में 9101 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। कोविड महामारी को देखते हुए मतदाताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। 4 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने आज लोकसभा सचिवालय और लोकसभा महासचिव का कार्यभार संभाल लिया है। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह ली है। उत्पल कुमार सिंह के पास 34 साल का प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुणात्मक अनुसंधान पर विशेष जोर दिया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑनलाइन दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से विश्व को भारत से संजीवनी भी मिलेगी। दीक्षांत समारोह में 1000 से अधिक छात्रों को स्नातकोत्तर, 137 को पीएचडी, 12 को एमफिल की उपाधि हासिल हुई है। जीएसटी संग्रह नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। हालांकि अक्टूबर की तुलना में जीएसटी राजस्व का आंकड़ा मामूली घटा है। अक्टूबर में ये 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। नवंबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से 1.4% अधिक है।
नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह 1,03,491 करोड़ रुपए रहा था। आज से कई नियम बदल गए हैं। आरटीजीएस के तहत 24 घंटे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा सप्ताह के 7 दिन मिलेगी। इससे पहले आरटीजीएस की सुविधा महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में बंद रहती थी और ये एक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही उपलब्ध थी। अब तक आप आरटीजीएस के जरिए सुबह के 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब 7 दिन 24 घंटे 2 लाख से कम अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं आज से एक बड़ा बदलाव बीमा प्रीमियम को लेकर हुआ है। महामारी के समय कई लोगों ने इंश्योरेंस लिया, लेकिन प्रीमियम को लेकर कई तरह की उनकी चिंताएं हैं। अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी आधे किस्त के साथ भी बीमा पॉलिसी को जारी रखा जा सकता है। कोविड संक्रमण रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत विभिन्न राज्यों में पाबंदियां आज से लागू हो गई हैं। मंत्रालय ने राज्यों को सख्ती से संक्रमण रोकने के उपायों को लागू करने और भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया है। ये पाबंदियां इस महीने के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक विभिन्न राज्यों में एसओपी लागू हो गई हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी। यहाँ 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। वहीं सर्विलांस टीम ने घर घर जाकर निगरानी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार संचालित किए जा सकते हैं। ये गाइडलाइन रिटेल और होलसेल मार्केट दोनों पर लागू रहेंगी। हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों का संचालन कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ करने की सलाह दी गई है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने को भी कहा गया है। पंजाब में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज प्लेस रात 9:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। कर्फ्यू में ढील देने का फैसला 15 दिसंबर को लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ने जिला प्रशासन को स्थिति का आकलन करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने का भी निर्देश दिया गया है। भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड और रूसी प्रत्यक्ष निवेश फंड के कसौली स्थित केंद्रीय दवा प्रयोगशाला से जरूरी अनुमति मिलने के बाद परीक्षणों की शुरुआत की गई है। भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। ये एक बहुस्तरीय और नियंत्रित रैंडम अध्ययन होगा, जिसमें सुरक्षा और प्रतिरक्षण अध्ययन शामिल होंगे। वहीं देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता पाई है। लगातार 24 दिनों से नए मामलों की संख्या 50,000 से कम रिकॉर्ड की गई है। देश में एक ही दिन में 11,000 से ज़्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। ये बीते 14 दिन में सबसे ज़्यादा हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,35,000 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 94% तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना संक्रमित 88,89,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमितों की संख्या से करीब 20 गुना ज़्यादा है। औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट अगर हम पिछले सप्ताह का देखें तो वो और भी कम है और वो 3.72% है, 3.72%। आज भी विश्व के बड़े देशों में
भारत में केसेस पर मिलियन सबसे कम है। अनेक ऐसे देश हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज़्यादा केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,37,000 से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से हैं। अगर मृत्यु प्रति मिलियन के आंकड़े को देखें तो भारत में ये 100 है, विश्व का जो औसत है वो 186 है, और अनेक देश ऐसे हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना ज़्यादा डेथ प्रति मिलियन रिपोर्ट की गई हैं। पिछले 7 दिन के मृत्यु के आंकड़े देखें विश्व के, तो भारत में प्रति मिलियन मृत्यु 2 का आंकड़ा है, विश्व का औसत 9 है। ICMR के मुताबिक सोमवार को 9,69,322 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक 14 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। देश में हो रही दैनिक जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों का 5 गुना है। देश की दैनिक कोविड जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। इस बीच कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के सोर्स का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। WHO की टीम वुहान जाकर इसकी छानबीन करेगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस की उत्पत्ति को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। Please, let's not politicize this. We're doing everything we can based on science. There is nothing to hide. We want to know the origin. That's it. As much as you want to know the origin of the virus, we do want to know the origin of the virus, because it will help us to prevent future outbreaks. कुछ और अहम खबरें। चक्रवाती तूफान निवार के बाद मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवाती तूफान की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में गहरे विक्षोभ की संभावना को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके स्थिति का जायजा लिया। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। इसके अलावा मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया कि विक्षोभ के दौरान बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दक्षिणी तट पर तेज गति की हवाएं चलेंगी। भारी बारिश होने की भी संभावना है। राहत और बचाव के लिए NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। तूफान को देखते हुए मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने आज अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। 1965 में इसकी स्थापना के साथ से ही ये बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपनी सेवाएं दे रहा है। राजस्थान की तपती गर्मी हो या फिर लद्दाख की कपकपाती ठंड, BSF के जवान भारतीय सीमा की सुरक्षा तत्परता से कर रहे हैं। BSF के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली के छावला कैंट में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए BSF के जवानों की प्रशंसा की। वही आतंकी घुसपैठ, आधुनिक हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी लगातार पड़ोसी देश द्वेष की भावना से करते रहते हैं। बीते दिनों सीमा पर जमीनी सुरंग का मिलना और ड्रोन के माध्यम से घातक हथियारों को भारतीय सीमाओं में भेजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बल के बहादुर जवानों ने जिस ढंग से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं वह निश्चित ही बेहद प्रशंसनीय है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भी जवानों को संबोधित किया। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि BSF सीमा पर नापाक हरकत को रोकने के लिए हमेशा तैयार है।
सीमा सुरक्षा बल ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादों को नाकाम कर सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। हम सीमा प्रहरी पूर्ण निष्ठा के साथ देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की सभी कोशिशों को नाकाम करने में यह बल दिन रात सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर बीएसएफ के जवानों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने लिखा, सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर दल के वीर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों, उनके परिजनों तथा दल के भूतपूर्व सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विषम परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आपके शौर्य को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले बीएसएफ के वीर जवानों को स्थापना दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लिखा, बीएसएफ ने अपने आप को एक पराक्रमी बल के तौर पर पहचान दिलाई है और राष्ट्र की रक्षा में अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ साबित किया है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता भी की है। भारत को बीएसएफ पर गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बीएसएफ के जवानों को बधाई दी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद संसद में कानून बनाकर 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। बीएसएफ की 192 बटालियन के जवान 60,000 किलोमीटर से लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का बंगाल की खाड़ी में आज सफल परीक्षण किया। सेना के तीनों अंगों की ओर से मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का परीक्षण किया गया। भारत रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण किया है। इन मिसाइलों को पनडुब्बी, जहाज या जमीन से छोड़ा जा सकता है। थल सेना ने 24 नवंबर को सतह से सतह पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण किया है। वहीं वायु सेना ने 30 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।